साक्षी बहू, अरे भाई क्या फायदा है तुम्हारे घर पर रहने का अगर परिवार को अच्छा खाना भी ना मिल सके। आज फिर तूने ये घास फूस बना कर रख दी। शोर मत मचाइए मम्मी जी, मेरी मीटिंग चल रही है। और ये क्या आप हर समय घर पर हो का ताना मारती रहती हो? मैं घर पर नहीं हूँ, वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ। अरे घर से काम करना क्या काम नहीं होता? देख बहू, है तो तू घर पर ही ना। अरे क्या बिगड़ जाएगा अगर जरा सी देर इस कंप्यूटर को छोड़कर तू सब्जी झोंक देगी। मम्मी जी, मैंने दाल चावल बनाकर रखे हैं, आप खा लीजिए। अरे तू ही खा ले दाल चावल, मेरे लिए तो तू कढ़ी बना दे, मैं कढ़ी चावल खाऊंगी। अरे मम्मी, कढ़ी कोई 10 मिनट में बनने वाली चीज़ है क्या? घंटे लगते हैं उसे बनाने में। प्लीज़ आप ना दाल खा लीजिए, मैं कल बना दूंगी कढ़ी। पता नहीं कैसी बहू आ गई हमारे घर, 2 फुलके बनाकर खिलाने को राजी नहीं है। अरे हम तो चावल खा लेते हैं, फुलके मांग भी नहीं रहे, लेकिन चावल के साथ कुछ तो बनाइए बहू रानी। इसके हिसाब से चलूंगी ना तो ये रोज दाल चावल और खिचड़ी बनाकर खिला देगी। मैं खुद ही राजमा भिगो देती हूँ कल के लिए, फिर देखती हूँ कैसे नहीं बनाती। उस दिन तो सास निर्जा किसी तरह दाल चावल खा लेती है, लेकिन अगले दिन के लिए उसने राजमा भिगो दिया था। अगले दिन साक्षी देख, आधा काम मैंने कर दिया है, राजमा भिगो कर रखे हैं, अब तू झटपट राजमा छौंक दे और चावल बना दियो उसके साथ। मम्मी जी, आज मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है और हाँ, राजमा बनाने में बहुत समय लगता है। अब प्लीज़ कोई मेड लगा लो ना खाने के लिए। अगर आप तूने खाना बनाने में जरा भी नखरे दिखाए ना तो मैं अनशन पर बैठ जाऊंगी। हाँ, तुझे पता है ना मुझे मेड का हाथ का खाना नहीं अच्छा लगता। सास की बात सुनकर बेचारी साक्षी रसोई में जाकर जल्दी जल्दी राजमा बनाने लगती है। लेकिन राजमा तो भाई राजमा है, उसे बनाने में पकाने में उतना ही समय लगेगा जितना लगा करता है, जिसके कारण वो मीटिंग अटेंड करने में लेट हो जाती है। क्या बात है साक्षी, तुम्हें मीटिंग का टाइम पता नहीं था क्या? सर पता था, लेकिन वो क्या है ना, मैं अपनी सासू माँ के साथ रहती हूँ और वो हर रोज़ कुछ ना कुछ नया खाने की फरमाइश जारी कर देती है, और अगर बनाने के लिए मना कर दो तो अनशन पर बैठने की धमकी देती है। आई एम रियली सॉरी सर। ऐसा है साक्षी, अगर तुम्हें ऐसे ही काम करना है ना तो तुम ये नौकरी छोड़ दो और घर में एक रेस्टोरेंट खोल लो, या फिर अपनी सास के साथ मिलकर घर घर डब्बा पहुंचाने का काम शुरू कर दो। रोज नई नई डिश देकर तुम्हारी सास खुश हो जाएगी। तो मैं इस नौकरी की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं सर प्लीज़, मैं सच में शर्मिंदा हूँ, आगे से मैं ध्यान रखूँगी। देखो साक्षी, अमेरिकन क्लाइंट कॉल पर था और तुमने कॉल ही अटेंड नहीं किया। इतनी लापरवाही मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये तुम्हारे लिए लास्ट वार्निंग है, अगर फिर से ऐसा हुआ ना तो तुम इस नौकरी से हाथ धो बैठोगी। बॉस से तगड़ी झाड़ खाने के बाद अब साक्षी का खून खौल रहा था। तमाशा बन गया है मेरी जिंदगी का। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मैंने ये वर्क फ्रॉम होम लेने का डिसीजन लिया। जिंदगी जहन्नुम बन गई है मेरी। एक हमारी महान सास है, उन्हें ये समझ में नहीं आता कि मैं घर पर बस दिखाई दे रही हूँ, वास्तव में मैं घर पर नहीं हूँ। बाकी मोहल्ले की बहुओं की तरह मैं घर में बैठकर पूरा दिन उनके लिए राजमा चावल और पूरी कचौड़ी नहीं बना सकती। पूरे 8 घंटे ऑफिस का काम करना होता है मुझे, लेकिन मम्मी जी को कुछ समझ में नहीं आता। कभी कहेंगी चाय बना कर ला, कभी कहेंगी पकोड़े उतार दे, कभी राजमा चावल बना दो, तो कभी कभी कढ़ी चावल। समझ में नहीं आता क्या करूं। अगले दिन, अरे बहू आज कढ़ी बना लेना, 3 दिन हो गया मैं तो कढ़ी के लिए तरसते हुए। सच्ची हमें नहीं पता था बेटे की शादी करके हमारी ऐसी हालत होने वाली है कि अपनी पसंद का खाना भी नसीब ना होगा। अरे ऐसी बहू आई है घर में, कुछ भी बना कर खिलाने को कह दो तुरंत मुंह सड़ा लेती है। इससे तो अच्छा आदमी 2-4 हजार देकर मेड से बनवा कर खाना खा ले। साक्षी रसोई में खड़ी सासू माँ के प्रवचन का आनंद ले रही थी, तभी उसकी सहेली का फोन आता है। अरे भाई क्या चल रहा है? तू तो फोन ही नहीं करती आजकल। अरे यार क्या बताऊं क्या चल रहा है। मैं बस कोई ऐसा अलादीन का चिराग ढूंढ रही हूँ जिसको घिसने से ना कढ़ी राजमा छोले 15 मिनट के अंदर बनकर तैयार हो जाए, ताकि मुझे सास और बॉस दोनों की बातें सुनने से मुक्ति मिल जाए। अरे यार ऐसा क्या मांगती है तेरी सासू माँ खाने के लिए? हर तीसरे दिन उन्हें खाने में कढ़ी चाहिए होती है, और अगर कह दो कि कढ़ी बनाने का मेरे पास टाइम नहीं है तो कहेंगी छोले बना ले, राजमा बना ले, सांभर बना ले। कोई ऐसी सब्जी हमारे घर में बन ही नहीं सकती जो जल्दी बन जाए, और अगर उनसे पूछे बिना कुछ बना कर रख दो तो उन्हें खाना नहीं है वो। अच्छा तो ये बात है, इसका मतलब तेरी सासू माँ कढ़ी चावल की दीवानी है। तो सुन, मेरे पास ना एक आइडिया है। इस आइडिया से कढ़ी चावल फटाफट तैयार हो जाएंगी और तुझे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। सच्ची? अरे जल्दी से बताना। रक्षिया धीमी आवाज में साक्षी को कुछ बताने लगती है।
अरे वाह यार, तूने क्या बढ़िया आइडिया दिया है। और जिस तरीके से मेरे ससुराल वालों की खाने की डिमांड है ना, वो ऐसे ही पूरी हो सकती है जैसे तूने बताया। अब मैं यही करने वाली हूँ। चल चल फोन रखती हूँ। कुछ देर बाद, मम्मी कढ़ी चावल बनाकर मैंने रसोई में रख दिए हैं, आप खा लेना। ओहो, आज तो बिना झगड़ा किए ही तूने कढ़ी चावल बना लिए। नीरजा रसोई में जाकर देखती है कि बड़ों से भगोने में भरकर कढ़ी रखी हुई है। अरे वाह, इतनी सारी कढ़ी, आज तो मजा ही आ जाएगा। नीरजा अपने लिए थाली में खाना परोस लेती है और कढ़ी चावल की तारीफ करते करते पेट भर के खाना खा लेती है। साक्षी, तू भी खा ले, खाना नहीं खाएगी क्या? मैंने खा लिया मम्मी जी, मैं खाना अपने रूम में लेकर गई थी। अगर तूने भी खा लिया है तो फिर कढ़ी तो बहुत बच गई है। तो ऐसा कर, रात को कुछ मत बनाना बहू, ये सारी कढ़ी रखी हुई है, रात में वही खा लेंगे। ठीक है मम्मी जी। अगले दिन सुबह भी नीरजा रात की कढ़ी खाकर ही काम चला लेती है, लेकिन कढ़ी इतनी ज्यादा थी कि वो अभी भी खत्म नहीं हुई थी। मम्मी जी, अब इस कढ़ी को फेंक कर शाम के लिए दाल बना दो। अरे नहीं नहीं नहीं, इतनी बढ़िया कढ़ी बनी है। और कढ़ी ना कभी बासी नहीं होती, कढ़ी को तो जितना बासी करके खाओ ना उतना ही स्वाद आता है उसमें। तो ऐसा कर, अपने लिए तुम लोगों को जो बनाना है बना लो, मेरे लिए तो तू कढ़ी रख दे, मैं कढ़ी से ही रोटी खा लूंगी। ठीक है मम्मी जी। अगले दिन सुबह, अच्छा बहू, तुझे रोज रोज मेरे लिए कढ़ी बनाने में दिक्कत होती है ना, तो ऐसा कर, ऐसे ही इकट्ठी कढ़ी बना कर रख दिया कर, 2-3 दिन मेरा काम उसी से चल जाया करेगा। अब तू फिर कढ़ी बना देना, और हाँ, कढ़ी में ना पकोड़े भी डाल देना, पिछली बार तेरी कढ़ी में पकोड़े नहीं थे ना। ठीक है मम्मी जी, मैं आज फिर बना दूंगी। अब तो साक्षी खाना बनाने में जरा सी भी ना नकुर नहीं करती थी। वो खुशी खुशी सास के लिए कढ़ी चावल बनाती और नीरजा भी उसकी बनाई कढ़ी को 1-2 दिन तक बड़े आराम से फ्रिज में रखकर खाती रहती। एक दिन घर की डोरबेल बजती है। मम्मी जी, सरोज मौसी जी आई हैं। अरे सरोज, बड़े दिनों बाद इधर की तरफ आ गई है। हाँ दीदी, आजकल समय नहीं मिलता ना। वो क्या है ना, चौक वाले गुरुद्वारे में लंगर शुरू हुआ है। उनके लंगर में इतना बढ़िया कढ़ी चावल मिलते हैं, क्या बताऊं, खाकर मज़ा ही आ जाता है। आज मैं आपके लिए भी लंगर से कढ़ी लेकर आई हूँ, आप भी प्रसाद को चख कर देखो। आपको तो कढ़ी वैसे भी बहुत पसंद है ना। हाँ, बात तो तेरी सही है, कढ़ी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन तूने अभी मेरी बहू के हाथ की कढ़ी नहीं खाई। अरे इतनी बढ़िया कढ़ी बनाती है ना मेरी बहू कि बस खाने वाला अपनी उंगली चाटता रह जाए। पर एक कमी रहती है, बहू कढ़ी में ना पकोड़े डालने में बड़ी कंजूसी करती है, और फिर कढ़ी में पकोड़े ढूंढने में ना मारा मारी हो जाती है हमारे घर में। अच्छा भाई, इतनी तारीफ कर रही हो तो लाओ, हमें भी खिला दो ज़रा बहू के हाथ की कढ़ी। अरे क्यों नहीं, तू बैठ, मैं अभी लेकर आई। दीदी बस थोड़ी सी लेकर आना, मुझे चखना ही है, खाना तो मैं गुरुद्वारे से खा कर आई हूँ। नीरजा अपनी बहन के लिए कटोरी में थोड़ी सी कढ़ी लेकर आती है। कढ़ी का एक चम्मच मुंह में रखते ही, अरे दीदी, ये कढ़ी आपकी बहू ने बनाई है? और नहीं तो क्या। ऐसा कैसे हो सकता है, आपकी बहू ने तो बिल्कुल वही टेस्ट की कढ़ी बनाई है जैसी मैं अभी लंगर से खा कर आ रही हूँ। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? अरे दीदी, क्यों नहीं हो सकता, आपको यकीन ना हो तो अभी डब्बा खोल कर देख लो। नीरजा तैश में आकर जैसे ही सरोज का लाया हुआ डब्बा खोलती है तो वो बिल्कुल हैरान रह जाती है। डब्बे में भी बिल्कुल वही कढ़ी थी, उसका रंग, रूप और स्वाद सचमुच बिल्कुल वही था। साक्षी, क्या है ये सब? माफ़ कर दीजिए मम्मी जी, मैं तंग आ गई थी आपके इस कढ़ी प्रेम से, इसलिए जब मेरी सहेली ने मुझे बताया कि गुरुद्वारे में कढ़ी चावल लंगर में बट रहे हैं तो मैं वहाँ से ढेर सारी कढ़ी ले आई और आपको खिला दी। आपको कढ़ी पसंद आ गई तो मैं वहीं से लाकर आपको कढ़ी खिलाने लगी। अब आप ही बताओ मम्मी जी, मैं करूँ तो क्या करूँ? या तो मैं घर में रोज़ आपको ये 56 भोग खिला सकती हूँ या फिर अपना काम कर सकती हूँ। मैंने अब इस प्रॉब्लम का हल सोच लिया है, मैं कल से ऑफिस जाना शुरू कर दूँगी। अब ये वर्क फ्रॉम होम का झंझट मुझे चाहिए ही नहीं। अरे भाई, तू ऑफिस चली जाएगी तो मेरे खाने का क्या होगा? वो सब कुछ मुझे नहीं पता मम्मी जी, आप मेड लगाकर उसके हाथ का खाना। अरे बहू, नहीं 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 नहीं, तू ऐसा कर, जैसा चल रहा था ना चुपचाप ऐसे ही चलने दे। मुझे लंगर वाली कढ़ी खाने में कोई दिक्कत नहीं है, बस तू ऑफिस मत जाना। मुझे ना अब तेरे हाथ के खाने की आदत हो गई है बहू। और अंत में कढ़ी चावल का मुद्दा हमेशा के लिए हल हो जाता है। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे मीना की फिजूल खर्ची
और ओवर शॉपिंग के कारण उसके पति और सास दोनों ही परेशान रहते हैं। आगे। अरे मीना, ये पकड़, मेरी और मेरी बेटी की शादी। हमारे इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि हम वैसी ही साड़ी पहने जैसे हमारी काम वाली बाई पहनती है। ना माँ जी ना, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। ये क्यों सोच रही है कि आपने काम वाली जैसी साड़ी पहनी? ये सोचिए कि काम वाली ने आपकी जैसी साड़ी पहनी है। अरे चुप कर, बात तो एक ही है ना। और हाँ बहू, यहाँ कोई पैसों का पेड़ नहीं है जो तू ऊट पटांग खरीदारी करती रहती है। बस माँ जी बस, आज के बाद मैं आप लोगों से कभी भी पैसे नहीं लूंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन मीना फिर ढेर सारी पैकेट्स लेकर घर में घुसती है। सास और पति की आंखें ये देखकर फूटी की फूटी रह जाती है। इस बार तो मीना हर बार से भी ज्यादा महंगे सामान लेकर आती है। मीना पंकज को दिखाती है, ये देखिए जी, कितनी महंगी घड़ी है, पूरे 10% कम रेट में मिली है, वो भी बड़े मॉल में। अरे ये कहाँ से आई? मीना, आखिर तुम पैसे कहाँ से ला रही हो? जरूर अपने गहने बेच रही होगी, तभी तो इतने महंगे सामान खरीद रही है। अरे सासू माँ, मीना नाम है मेरा, मीना। मेरा काम खरीदारी करना है, बेचना नहीं। ये बोलकर मीना वहाँ से चली जाती है। अब तो रोज ही मीना बाजार जाती और ढेर सारा सामान लाती। ना तो पति से पैसे लेती और ना ही सास से, और ना ही उनके दरवाजे कोई पैसे मांगने के लिए आता, यानी कि उधार भी बंद। अब ये बात माँ बेटे को किसी भी तरह से पच नहीं रही थी। सास एक दिन ये पता लगाने के लिए कि मीना कहाँ से पैसे ला रही है और शॉपिंग कर रही है, उसका पीछा करती है। वो उसके पीछे पीछे मॉल तक जाती है, जहाँ वो देखती है कि पहले तो मीना ढेर सारा सामान ले रही है और फिर पर्स से कुछ निकाल कर बिलिंग करवा रही है, फिर बिल पर्स में रखकर वापस आ रही है। सास जल्दी से भागकर घर आ जाती है और कहती है, अरे इसके पर्स में पैसे आखिर कहाँ से आ सकते हैं? आज तो मौका देकर इसका पर्स देखना ही होगा। मीना घर आती है, साथ ढेर सारा सामान होता है। वो इस बार सास को बिना दिखाए ही अपने कमरे में चली जाती है। सास भी मौके की तलाश में बैठती है कि तभी वो मीना को आवाज देती है, मीना, अरे ओ मीना, जरा एक कप गरम गरम चाय दो, पिला दे। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैंने आज ही ऑटोमेटिक मशीन खरीदी है, उसी में चाय बना कर देती हूँ। ये कहकर मीना बड़ा सा बॉक्स लेकर किचन में चली जाती है और सास मौका देखकर उसके कमरे में जाती है और बहू का पर्स खोलकर देखती है, लेकिन उसमें उसे कोई पैसे दिखाई नहीं देते। वो वापस आकर बैठ जाती है। मीना उन्हें चाय देती है, लेकिन चाय पीते ही सास पूरी चाय थूक देती है। छी छी, ये चाय पीकर लग रहा है जैसे खाली पानी में चीनी उबाल दी हो। ओहो, बड़े बड़े लोगों के घर ऐसी ही चाय बनती है माँ जी, मशीनी चाय। नहीं बनना मुझे बड़े लोग। अरे चुपचाप जा और अदरक कूटकर अच्छी सी चाय बना कर ले आ। मीना बड़बड़ कर कर वहाँ से चली जाती है। वहीं पास बैठकर सास सोचती है कि आखिर इसके पास पैसे आ कहाँ से रहे हैं जो रोज शॉपिंग करती है। सास शाम को पंकज को सारी बात बताती है। वो उसे बताती है कि कैसे उसने मीना का पीछा किया और मीना ने अपने पर्स से ही सारी बिलिंग की है। फिर दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर पैसे आ कहाँ से रहे हैं। एक दिन सास और पंकज दोनों को ही इस सवाल का जवाब मिल जाता है जब एक बार फिर से घर के दरवाजे की घंटी बजती है। पंकज जैसे ही दरवाज़ा खोलता है, सामने एक आदमी खड़ा होता है। सर, पंकज जी का घर यही है? जी हाँ, मैं ही हूँ पंकज, बताइए। सर, मैं LIC बैंक से आया हूँ। आपका 3 लाख का बिल पेंडिंग है, कब तक पूरा भरेंगे? पंकज हैरान हो जाता है। तभी वहाँ मीना आ जाती है। देखिए, आप लोगों ने मुझे पैसे देने से मना कर दिया था ना, तो मैंने क्रेडिट कार्ड बनवा लिया था। बस फिर क्या था, एक बार फिर से सास और पंकज सर पकड़कर बैठ जाते हैं। भारत के ज्यादातर घरों की बहुओं का वक्त किचन में ही बीतता है। सच है ना ये? गर्मा गर्म खाना परिवार को खिलाने के चक्कर में बेचारी कई बार ठंडा खाना खाती है। यही नहीं, कई बहुएं तो सुबह बिस्तर से उठती तो सीधा रात को ही कमर सीधी करने का मौका मिलता है। ऐसे में अगर किसी की सास सारा दिन मगरमच्छ की तरह एक खाट में बैठी रहे तो उसे देख बहू के मन में क्या चलेगा, खुद ही देखिए। अरे सुहानी बहू, कहाँ है?
चाय पीने का मन कर रहा है, जरा लाना तो मलाई मार के एक कप। जी माँ जी, अभी लाती हूँ गर्मा गर्म मलाई मारकर प्योर दूध वाली चाय। हाँ, चढ़ा दे चूल्हे पर। और हाँ, बेसन घोल के रख देना। बारिश का मौसम बन रहा है, जैसे ही बरखा रानी बरसे ना, बना देना प्याज आलू के पकौड़े। जी माँ जी। ये बोलकर बहू चली तो जाती है, लेकिन जाते जाते सोचती है, भाई जिंदगी हो तो ऐसी, सारा दिन खाट के मजे, बैठे बैठे जो मर्जी वो खाओ, जब मर्जी तब सो, ना किसी के खाने की चिंता ना खिलाने की। तभी लाइट चली जाती है। सुहानी परेशान हो जाती है कि सास की आवाज आती है। अरे सुहानी, जरा मोमबत्ती तो लगा दे मेरे कमरे में, और फोन देना जरा। सुहानी मोमबत्ती और फोन देकर वहां से चली जाती है। थोड़ी देर में ही घर फिर बिजली से जगमगा जाता है। अरे सुहानी बहू, एक गिलास पानी तो दे दे। वो पानी लेकर सास के पास जाती है। माँ जी, क्या बात है, बार बार आप पानी मांगती है? इतनी प्यास लगती है तो यहीं जग भर कर क्यों नहीं रख लेती हैं आप? अरे बेटा क्या बोलूं। अच्छा चल जा और देख घर में कितने गद्दे और रजाइयां हैं। शाम को बुआ का परिवार आ रहा है, 6 लोग हैं वो कुल। कहीं सोने और रहने में कोई कमी ना रह जाए। जी माँ जी, पर घर में तो कुछ भी सामान नहीं है। लिस्ट बनाकर दे दे चल। ओहो, वो भी मैं ही करूं। काश काश भगवान मैं इनकी जगह होती। सारा दिन सेठ की तरह ऑर्डर ही देती रहती, पानी लाओ, चाय लाओ, पकोड़े बनाओ। हाय रे, कब मैं सास बनूंगी? ये सोचकर वो वहां से चली जाती है। अब तो हर बात पर सुहानी भगवान से प्रार्थना करती कि किसी तरह भगवान बस अब मुझे सास बना दो। कहते हैं ना कि सारा दिन किसी बात को कहते रहो तो एक वक्त आ जाता है जब जुबान पर सरस्वती जी बैठी होती हैं। अगले दिन ये क्या, उस चौकी में बैठी होती है सुहानी, जो कि अब सास के रूप में है, और सास बन गई है बहू। सुहानी मन ही मन कहती है, अरे वाह भाई वाह, क्या खाट है ये, सामने से सीधी हवा मुंह पर। आय हाय, चलो जरा रौब भी आजमा लेते हैं। अरे चाय पीने का मन है, जरा मलाई मार कर देना एक कप। सास सामने से चाय लेकर आ जाती है। ये लीजिए। सुहानी खुशी खुशी चाय पीती है, लेकिन ये क्या, मलाई से तो उसे परेशानी हो जाती है। अरे ये क्या हो रहा है, मेरा पेट इतना भारी भारी क्यों लग रहा है? हे भगवान, मैं उठ क्यों नहीं पा रही हूँ? अरे कैसे बहू बनकर मैं तितली की तरह उड़ा करती थी, सास बनकर तो बर्फ की तरह जम सी गई हूँ। तभी वहां सास जो बहू होती है वो आ जाती है। अरे माँ जी, वो घर में गैस खत्म हो गई है, खाना कैसे बनाऊं? मैं कैसे बताऊंगी कैसे बनाऊं? और कोई नहीं जानता क्या कि गैस को कैसे भरा जाता है? अरे आप ही तो इस घर में पिछले 40 साल से गैस भरवा रही हैं ना। किसी को तो ये भी नहीं पता कि कैसे घर में सिलेंडर भरते हैं। अच्छा रुको, देखती हूँ। अरे ये तो बड़ा ही लंबा प्रोसेस है। कैसे सासू माँ डेट याद रखती थी कि कब रसोई घर की गैस भरनी है। तभी सुहानी को चक्कर आने लगते हैं। वो समझ नहीं पाती है कि हुआ क्या। उसके सामने एक पैकेट रखा होता है जिसमें लिखा होता है चक्कर आने पर। अरे पानी लाओ जल्दी। सास पानी लेकर आ जाती है। क्या आप भी जब देखो तब पानी मंगाती रहती है? अरे जग भर कर अपने पास क्यों नहीं रख लेती? सुहानी को अब समझ आता है कि दवाई को केवल ताजे पानी के साथ ही खाना है। वो चुप हो जाती है। अचानक लाइट चली जाती है। अरे अब ये क्या स्यापा है? अरे आपने बिजली का बिल नहीं भरा, फोन तो आपके पास ही है। सुहानी तो अब सास बनकर भी परेशान है। अरे अब ये मम्मी जी और क्या क्या करती थी? अरे आपको क्या हो गया है? आप ऐसी बात क्यों कर रही हैं? आप तो जानती है कि आपकी जिम्मेदारी है कि रसोई में कौन सा सामान खत्म हो रहा है, काम वाली को कितने पैसे कहाँ से देने हैं, रसोई गैस से लेकर पानी, बिजली और हाँ इंश्योरेंस की किस्त,
सब कुछ है। सुहानी बीच में ही रोक देती है। अरे बस बस, मैं तो बहू ही ठीक थी। उठो, खाना बनाओ, खिलाओ और सो जाओ। चिंता तो नहीं थी। हे भगवान, मुझे बहू ही बना दो। सुंदर नगर की श्वेता की शादी मोहित से होती है। शादी के बाद श्वेता बहुत ही खुश थी और वो अपने ससुराल वालों को खुश करने के लिए कभी खाना बनाने की क्लास लगाती तो कभी सिलाई कढ़ाई सिखाती। वो हर काम में सर्वगुण संपन्न थी। मोहित एक गुजराती परिवार का लड़का है। एक दिन सास ने कहा, अरे बहू, तू जितनी सुंदर है ना, क्या उतना अच्छा खाना बनाना भी आता है? हाँ माँ जी, मुझे हर तरह का खाना बनाना आता है। आप बताइए तो सही, आपको क्या खाना है? मैं तो सिर्फ फाफड़ा ढोकला खाती हूँ और खिलाती हूँ। लेकिन माँ, खाने को तो और भी कई अच्छे आइटम हैं। ये देखो, ज्यादा जबान मत लड़ा। जितना बोला है उतना ही कर। अब जाकर खाना बना, खाने का समय हो गया है। श्वेता किचन में सास के पसंद का खाना तो बनाती है, पर साथ ही पंजाबी दाल मखनी भी बनाती है। खाने में सबको दाल मखनी बहुत पसंद आती है और सब उसकी तारीफ भी करते हैं। अरे वाह वाह बहू, ऐसा लग रहा है जैसे किसी होटल में खाना खा रहे हैं। जुग जुग जियो बेटा। अब हम तो ऐसे ही खाने के शौकीन हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ये खाना तेरी सास बनाती ही नहीं है। अब क्या था, श्वेता की तारीफ सुनकर सास की सांस फूल जाती है और वो श्वेता को अकेला देख उस पर चिल्लाने लगती है। ए देख बहू, इस घर में मेरा राज चलता है। यहाँ की मैं महारानी हूँ। और हाँ, गुजराती घर में गुजराती खाना ही बनेगा। मैं यही बनाती हूँ और मेरी सास भी यही बनाती थी, उनकी सास भी। तभी श्वेता उन्हें बीच में रोकती है। देखिए माँ जी, मैंने हर स्टेट के साथ हर देश का खाना बनाने का कोर्स किया है। मैं चाहती हूँ आप एक बार चख कर तो देखिए। हमें जीवन में हर चीज़ का स्वाद तो लेना चाहिए ना। तभी श्वेता का पति और ससुर वहाँ आ जाते हैं और श्वेता की बात पर उसका समर्थन करते हैं। हाँ हाँ श्वेता, क्यों नहीं। मैं तो अक्सर बाहर खाना खाता था, लेकिन तुम ये सब मुझे घर में बनाकर खिला दो। अरे वाह, तो मज़ा ही आ जाएगा। हाँ बेटी, मैं भी बचपन से बस वही गुजराती खाना खा रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता कि गुजराती खाना अच्छा नहीं होता। अरे देखा जाए तो गुजराती खाने का स्वाद ही निराला है, लेकिन कभी कभी मन करता है कि कुछ और भी खाए। मैं तो बाहर का खाना पसंद भी नहीं करता। अगर ये खाना घर में बन जाए तो बात ही बन जाए। इतनी सारी बात के बाद तो सास का पारा चढ़ना ही था। वो सबके सामने कुछ नहीं बोलती है, लेकिन मन ही मन श्वेता के प्रति जलन पैदा कर लेती है। वो सोचती है कि किसी भी तरह श्वेता को दूसरा खाना बनाने से रोकना ही पड़ेगा। और फिर एक दिन श्वेता खाने के टेबल में चाइनीज खाना बनाकर रखती है। साथ ही सास के लिए गुजराती खाना भी सजा देती है। सभी चाइनीज खाना बड़े ही स्वाद से खाते हैं और श्वेता की तारीफ करते हैं। वहीं अब श्वेता कभी थाई तो कभी कॉन्टिनेंटल तो कभी साउथ इंडियन हर तरह का खाना बनाती, लेकिन सास के लिए साथ में गुजराती खाना बनाना कभी ना भूलती। एक बार उन लोगों के घर श्वेता की सास की सहेली अमेरिका से आती है। श्वेता उन्हें अमेरिकन खाना बनाकर खिलाती है। सास की सहेली खुश हो जाती है और श्वेता की सास से कहती है, तुम्हारी बहू तो इतना अच्छा अमेरिकन खाना बनाती है। इतना अच्छा तो मैंने अमेरिका में भी नहीं खाया। अगर तुम बुरा न मानो तो मैं एक बात कहूँ। हाँ हाँ बोलो ने। मैं भारत में एक पार्टी दे रही हूँ जहाँ मेरे कुछ अमेरिकी दोस्त भी आ रहे हैं। अगर तुम्हारी बहू उन लोगों के लिए खाना बना देगी तो मैं उसे 1 लाख रुपए दूंगी। सास 1 लाख का नाम सुनकर खुश हो जाती है। हाँ, क्यों नहीं, जरूर जरूर। अरे वो अमेरिकन क्या, जिस किसी भी देश या राज्य का नाम बोलो ना, वहाँ का खाना बना लेती है। वो लाखों में एक है मेरी बहू। हाँ। अब क्या था, श्वेता की सास ने अपना कैटरिंग का काम शुरू कर दिया। अब श्वेता खाना बनाती है और सासू माँ
बैठकर पैसे गिनती है। देखिए माँ जी, मैं बाजार से एक बोलने वाला तोता खरीद कर लाई हूँ। क्या बात है माँ जी, इस लाल रंग की साड़ी में आप बहुत सुंदर लग रही हो। अरे वाह वाह, बोलने की कला के साथ साथ ये तो बुद्धिमान भी जान पड़ता है। तूने इसे खरीदकर बहुत अच्छा किया। अगले दिन जब मोना का पति सुभाष ऑफिस के लिए निकलता है, तभी तोता कहता है, मोना बहन, आज तुम्हारे पति का स्कूटर चोरी हो जाएगा। अरे, तू बोलना जानता है, इसका मतलब ये तो नहीं कि तू कुछ भी बोलेगा। मैं तो अंतर्यामी हूँ, किसी का भी भविष्य बता सकता हूँ। तुम्हें शाम को पता चल जाएगा। और फिर उसी शाम सुभाष परेशान होकर घर पहुंचता है। अरे भाग्यवान, आज मेरा स्कूटर चोरी हो गया। समझ में नहीं आता क्या करूं। मोना खुशी से उछल पड़ती है। क्या? स्कूटर चोरी हो गया? इसका मतलब इस तोते की भविष्यवाणी सत्य हो गई। वाह 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 वाह, ये तो चमत्कार हो गया जी, चमत्कार। अरे भाग्यवान, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मेरा स्कूटर चोरी हो गया है और तुम खुश होकर उछल रही हो। अरे मैं तो इसलिए खुश हो रही हूँ कि ये तोता सबका भविष्य बताता है। इसे हर बात पहले से ही पता होती है। आपकी स्कूटर चोरी होने के बाद इसने मुझे सुबह ही बता दी थी। अब आप देखते जाइए मैं इस तोते का कैसे फायदा उठाती हूँ जी। मोना अपने घर के बाहर एक बोर्ड टांग कर उस पर लिख देती है कि सिर्फ 500 रुपए में अपना भविष्य जानिए। अगले दिन वहाँ एक आदमी आता है। मैं बड़ा परेशान हूँ बहन जी, मेरी भैंस कहीं खो गई है। क्या उसके बारे में कुछ पता चल सकता है? तभी तोता कहता है, अरे मोटे, तुम्हारी भैंस कहीं खोई नहीं है, बल्कि तुम्हारे पड़ोसी जग्गा ने चुराई है। अच्छा, ये बात है। मैं अभी जाकर उसकी खबर लेता हूँ। ये रहे आपके 500 रुपए। और इस तरह मनोहर को उसकी भैंस मिल जाती है। देखते ही देखते चारों तरफ उस तोते की बात फैल जाती है और दूर दूर से लोग अपना भविष्य जानने वहां आने लगते हैं। सारा दिन लोगों की भीड़ लगी रहती थी। वाह बहू, तेरे दिमाग का तो जवाब नहीं। क्या तरकीब लगाई है तूने। ये तोता तो किसी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी से कम नहीं है। माँ जी, आप तो बैठकर बस नोट गिनिए। मोना तोते से सारा दिन काम लेती थी, लेकिन ठीक तरह से उसकी देखभाल भी नहीं करती थी। फिर एक दिन थकान के मारे बेचारा तोता बेहोश हो जाता है और उस दिन सभी लोग वापस लौट जाते हैं। अरे लालची औरतों, मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अरे बहू, मैं देख रही हूँ दिन ब दिन इसके नखरे बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे, और ये काम चोर होता जा रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा माँ जी, आज इसकी वजह से हमारा बहुत नुकसान हो गया। मेरी बात कान खोलकर सुन ले। आज तेरी सजा ये है कि तुझे दिन में सिर्फ एक वक्त खाना मिलेगा। अरे मर गया रे, मैं कैसी चांडाल औरतों के चंगुल में फंस गया हूँ। इस तरह अधिक से अधिक धन कमाने की लालच में पड़कर मोना दिन रात उस तोते पर अत्याचार करने लगती है। फिर एक दिन ये दोनों सास बहू एक नंबर की लालची और मतलबी हैं। मुझे इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर अगले दिन से वो तोता लोगों को गलत भविष्य बताना शुरू कर देता है। अब इन दोनों की अकल ठिकाने आएंगी। कुछ दिनों के बाद दोनों सास बहू बैठी पैसे गिन रही होती है। तभी बहू, अब तो हमारे पास बहुत सारे पैसे जमा हो गए हैं। अब हम अपने लिए एक बड़ा घर बनवाएंगे। जी माँ जी, और साथ में मैं अपने लिए महंगी महंगी साड़ी और एक 9 लाख हार भी बनवाऊंगी। तभी उनके घर के सामने बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं और शोर मचाने लगते हैं। क्या हुआ जी? आप सब लोग इस तरह क्यों चिल्ला रहे हैं? अरे भाइयों,
ये दोनों सास बहू तो धोखेबाज निकली। हाँ, तुमने सही कहा। उस बोलने वाले तोते के जरिए बड़ी चालाकी से हम सबको बेवकूफ बनाया है इन दोनों ने। अरे, तुम्हारे उस तोते की गलत सलाह की वजह से मेरे घर में आग लग गई। अरे भाई, मेरी तो पत्नी मुझे छोड़कर भाग गई। अभी अभी मेरी शादी हुई थी और मेरी खड़ी फसल बर्बाद हो गई। चुपचाप हमारे सारे नुकसान की भरपाई करो, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी मोना का पति सुभाष उन सब से माफी मांगता है और घर में रखे सारे पैसे लोगों में बांट देता है और उस तोते को पिंजरे से आजाद कर देता है। शिक्षा, किसी ने सच कहा है कि लालच बुरी बला है।